अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 17 फरवरी 2024 को एक पाकिस्तानी ऑफिशियल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कुछ हौलनाक हकीकतें सामने आती हैं। 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये शख्स लियाकत अली चट्ठा रावलपिंडी के कमिश्नर थे। इनका कहना था कि हमने 13 एमएनए की हारी हुई सीट्स को धांधली करके इनको जितवाया है। दोस्तों, इनका मजीद ये कहना था कि मैंने फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सारी हकीकतें अपनी अवाम के सामने रख दूं। ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 या 2 दिन के बाद लाहौर के लक्ष्मी चौक में एक छापा पड़ता है और उस छापे के बाद कुछ वीडियोस सामने आती हैं। उन वीडियोस में एंकर इमरान अरशद और राय साकिब खरल साहब के हाथ में कुछ बैलेट पेपर्स हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहाँ से हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हुए, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाली सीट हार गए हैं, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, थोड़ा क्लोज दिखाइए। NA-15 मानसरा, ये शहजादा मोहम्मद उस्ताद खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने हैं, ये देखते जाइए। ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना अभी स्टार्ट हो गया कि हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आए और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। दोस्तों, रावलपिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और लाहौर के लक्ष्मी चौक में छापा पड़ना, ये क्या था? दोस्तों, इसको मैं धांधली नहीं बोलूंगा, ये उन 70 से 80 साल की उम्र के बुजुर्गों का मजाक है जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इतनी तकलीफ में आप वोट देने आई हैं। हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वोट जीती गई। ये व्हील चेयर पर आने वाले उन माजूरों का मजाक है जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। पेशावर में एक बुजुर्ग शहरी व्हील चेयर पर अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। और ये उस 18 साल की यूथ का मजाक है जिसका इस रियासत से अपना पहला तारुफ चोर और डाकू की हैसियत से हुआ। ये यूथ इस रियासत के साथ अपना पहला तारुफ सारी जिंदगी याद रखेंगे। इंसाफ बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगी जिस जमात को मैं वोट दूं वो इंसाफ को आगे लेकर चले। मैं ऐसी जमात को वोट कास्ट करने जाऊंगी जो कि सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी एजुकेशन के लिए काम कर सके। ये मेरा पहला वोट है और ये वोट उस पार्टी के नाम है जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को और हमारे सेहत के सिस्टम को बेहतर करें। और ये उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजाक है जो करोड़ों मील सफर करके अपने थंब इम्प्रेशंस लगाकर बाहर की दुनिया को बता रहे थे कि अभी भी हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी ब्रीद कर रही है। तो ये उन खवातीन का मजाक है कि जिनको लगा था कि अगर हमारी एम्पावरमेंट होगी तो डेमोक्रेसी एम्पावर होगी। ये धांधली नहीं बल्कि इट्स अ डे लाइट रॉबरी। आज की इस वीडियो में हम 2024 के इलेक्शंस को डिटेल से समझेंगे। हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इन इलेक्शंस को साफ और शफाफ डिक्लेयर कर रहा है, हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या ये इलेक्शंस वाकई फ्री एंड फेयर थे, अगर धांधली की गई है तो कैसे की गई है और इन इलेक्शंस के बाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम मसाइल से निकलने का हल क्या है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम धांधली को डिटेल से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 2024 के इलेक्शंस धांधली ज़्यादा थे या साफ और शफाफ थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूँ कि मैं कोई प्रो PTI नहीं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर हिस्टोरिकल ब्लंडर्स ऑफ इमरान खान के टॉपिक पर एक वीडियो भी देख सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने इल्म के लिए देखें, एक न्यूट्रल अंदाज के साथ। धांधली को समझने के लिए आप कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि आप किसके कारकुन हैं, किसके सपोर्टर्स हैं, और तब ही आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे। आइए दोस्तों, इस धांधली को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि उनके ऊपर 150 से ज्यादा केसेस फाइल किए गए हैं और ये सारे केसेस इलेक्शन से पहले किए गए थे। इसको प्री पोल रिगिंग कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में जिस तरह से एक रशियन ब्लॉक था और एक अमेरिकन ब्लॉक था,
इसी तरह से पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक इस्टेब्लिशमेंट का ब्लॉक है और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक है जो कि इस वक्त पीटीआई है। जो शख्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो तो जाहिर है उसके खिलाफ इतने केसेस तो बनेंगे ही, और फिर इतने ज्यादा केसेस इसलिए बनाए गए कि ताकि आइन का सहारा लेकर इमरान खान को इलेक्शन से नाअहल किया जा सके। इंटरनेशनल सर्वेस जिस शख्स की पार्टी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं उसके ऊपर इतने केसेस फाइल होना क्या धांधली नहीं है? आगे चलिए दोस्तों इस धांधली की कहानी में। इसके अलावा पीटीआई को इलेक्शन सिंबल ही ना देना, एक ऐसी जमात जिसके साथ 70 से 80% अवाम खड़े हों, आप उसको इलेक्शन सिंबल ही ना दें, इससे बड़ी और धांधली क्या होगी? दोस्तों अगर गौर किया जाए तो ये धांधली कम थी और खौफ ज्यादा था। मतलब कि इतना खौफ के पीटीआई को इलेक्शन सिंबल ही नहीं दिया। इलेक्शन के लिए इलेक्शन सिंबल ईसीपी ने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं करवाए थे। हालांकि दोस्तों हकीकत तो ये है कि 8 जून 2022 को पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था और यह कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में धांधली हुई है। दोस्तों 1 मिनट के लिए आप रुकिए और जरा सोचिए कि पीटीआई पर अगर ईसीपी फाइन कर देता तो क्या हो जाता? क्या इलेक्शन सिंबल छीन लेना इसका हल था? दोस्तों एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का सिंबल छीनना इसका हल नहीं था, इसका कोई और अल्टरनेट निकालना चाहिए था। दोस्तों ये कोई अमेरिका नहीं है जहाँ पर ज्यादा लोग एजुकेटेड हों। यहाँ पर पिछले 50 सालों से लोगों को सिर्फ इंतखाबी निशानात ही याद हैं। आप अनपढ़ लोगों को कैसे लैपटॉप का निशान याद करवाएंगे? अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो पाकिस्तान के देही इलाकों में जाकर देख लें। इवन के आप शहरी इलाकों में जो अनपढ़ लोग हैं उनसे आप पूछ कर देख लें कि लैपटॉप क्या होता है, उनको भी पता नहीं होता। जो अवाम को इंतखाबी निशानात पिछले 50 सालों से याद थे वो इनको भुलवाए गए और नए इंतखाबी निशानात इनको हिफ्ज करवाए गए। दोस्तों फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कैसी जमहूरियत है? क्या ये धांधली नहीं है? ये सारी धांधली इलेक्शन से पहले की गई है और फिर पीटीआई के खिलाफ मीडिया कैंपेन भी की गई और लोगों को फोर्स किया गया कि वो पीटीआई को छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया गया और पीटीआई से लोगों को अलग किया गया। इसके अलावा नई जमातें बनवाई गईं। पीटीआई के वोट बैंक को टारगेट किया गया और पीटीआई के वोट को तकसीम करने की कोशिश की गई। दोस्तों फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये धांधली नहीं है? अगर दोस्तों ऐसा ही कुछ सिनेरियो अगर पीएमएलएन के साथ होता तो हम फिर भी इसको धांधली ही कहते। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो ज्यादती है। फिर पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा रुकावटें डाली गई। इवन के जो पीटीआई के ऑनलाइन जलसे होते थे तो उस वक्त इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता था। इसको आप प्री पोल रिगिंग कह सकते हैं क्योंकि ये सारी रिगिंग इलेक्शन से पहले की गई। फ्रांस 24 न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे। अगर आप दोस्तों प्री पोल रिगिंग को नहीं मानते तो आगे चलिए। 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन होने थे उस दिन भी इंटरनेट सर्विस को शट डाउन कर दिया गया। 8 फरवरी से पहले भी पीटीआई ने कितनी दफा इंटरनेट सर्विस बंद की थी और जब भी पीटीआई ने कोई ऑनलाइन जलसा करना होता था तो इंटरनेट बंद हो जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शंस में फौजी मुदाखलत का दावा किया गया। आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई की तरफ से खड़े थे उनका वोट सारा का सारा पीएमएलएन और पीपीपी में तकसीम कर दिया गया। इसके बाद लोगों में मायूसी छा गई और इन कैंडिडेट्स को प्रेशराइज किया गया जिनको अवाम ने वोट डाला था। इसके बाद अवाम ने तकाजा किया कि हमारा वोट कहाँ गया। दोस्तों ये एक अजीबो गरीब तकाजा है कि जब वोटर्स अपने हारे हुए उम्मीदवारों को मुकाबला करने पर मजबूर करें तो समझ लेना चाहिए कि अब ये मामला सिर्फ हारे हुए उम्मीदवारों का ही नहीं बल्कि जीते हुए वोटरों का भी है। पाकिस्तान में जहां जहां भी धांधली हुई है वहीं पर वोटर्स बेचैन हैं और वोटर्स ये जानना चाहते हैं कि उनका वोट कहां डूबा है और कहां से निकला है। अगर दोस्तों ये मामला एक हल्के का होता तो बात थी, ये मामला 70 हल्कों तक फैला हुआ है। ये सारी की सारी सीट्स पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम में बांट दी गई। पीटीआई से इलेक्शन सिंबल छीन लेना, इमरान खान को सजाएं देना, ये किसके फैसले थे? ये सारे के सारे अदालती फैसले थे। इससे बड़ी दुनिया में अदालती फैसले के एहतराम की और मिसाल क्या होगी? पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया मगर अवाम ने एहतजाज करने के बजाय अपने अपने निशानात को ढूंढ कर वोट का ठप्पा लगा दिया। अब सवाल यह है कि जो अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं क्या वही नुमाइंदे असम्बली में जाकर बैठे हैं? रिटर्निंग ऑफिसर्स ने यह देखा ही नहीं है कि पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन से आने वाले रिजल्ट्स क्या हैं। हालांकि पोलिंग स्टेशन इंतखाबी अमल में एक बुनियादी हैसियत रखता है और रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट में पोलिंग स्टेशंस को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पर लोगों को पता होता है कि उनके यहाँ कौन जीता है और यही इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 45 के बगैर नतीजे का ऐलान कर दे
तो इसको आप कैसे ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों को ये मेरी बातें गलत लग रही होंगी। मिसाल के तौर पर हालत ये हो गई है कि अगर नवाज शरीफ खुद भी अपने आप को चोर कह दे तो उनके सपोर्टर्स, उनके कारकुन वो पटवारी नहीं मानेगा। अगर दोस्तों धांधली का आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आगे चलिए। इलेक्शंस के बाद रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा जो खुद धांधली का इतराफ करते हैं, मतलब कि इस हद तक धांधली की है कि अब तो खुद सिस्टम चीख चीख कर बोल रहा है, अब तो सिस्टम के अंदर से आवाजें आने लग गई हैं। यहाँ पर मैं फॉर्म 45 का कॉन्सेप्ट समझाता चलूं। दोस्तों पाकिस्तान में फॉर्म 45 इलेक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म 45 एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर हर उम्मीदवार के टोटल काउंट, उसके वोट होते हैं। ये हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी रिकॉर्ड मौजूद होता है और ये इलेक्शंस की शफाफियत में अहम किरदार अदा करता है। तो रावलपिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये क्या है? ये सिस्टम के अंदर की आवाज है। तो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने जो बात कही है वो ऐसा नहीं है कि वो पहले कोई आवाम को पता नहीं था। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सरकारी अफसर ने इसको कंफर्म कर दिया है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने जो कुछ कहा उसके बाद उसके असासे, उसकी फैमिली, उसके राज खुलना शुरू हो गए, लेकिन जो उन्होंने कहा उसकी हकीकत क्या है ये अभी तक पता नहीं है। दोस्तों इलेक्शन का मसला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और ये जितना ज्यादा आगे होता जाएगा इसमें और ज्यादा मसाइल पैदा होते जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये अब मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का भी नहीं बल्कि अब इसमें अदलिया भी शामिल हो गई है। अब सवाल यह है कि जहां पर हम फंस गए हैं यहां से आगे निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं। हकीकत में तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इलेक्शन हुआ था, लेकिन इसकी गैर शफाफियत ने सब कुछ मिलिया मेट करके रख दिया। अब यहां से आगे निकलने का रास्ता इलेक्शन के मैंडेट का दुरुस्त तयन ही हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि ये कैसे होगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए और ना ही इलेक्शन के मामले को सुस्त रफ्तार कार्रवाइयों पर छोड़ा जा सकता है। इस सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर काम करना होगा। एक इसका हल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे हलकों का रिजल्ट रोक दे जो मुतनाज़ा हैं और बाकी के हलकों का रिजल्ट जारी कर दे। इस तरह दोस्तों कौमी असम्बली की 200 सीट्स का ऐलान हो जाएगा। अगर दोस्तों पाकिस्तान की कौमी असम्बली अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक 200 नशिस्तों के सहारे चल सकती है तो अब क्यों नहीं चल सकती। इस तरह से कुछ पार्टीज को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये परेशानी कुछ हफ्तों के लिए होगी। तमाम पार्टीज के तहकीक और तफ्तीश के बाद इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आर्जी तौर पर इसका तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। एक बात दोस्तों अभी भी ज़हन में रखना जरूरी है कि इन मुतनाज़ा रिजल्ट्स के बावजूद भी PTI सबसे आगे है। PMLN दूसरी बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उसने कितने वोट लिए हैं। PPP की भी सूरत हाल हमारे सामने है। इस तरह से दोस्तों PTI का वजीर आज़म भी बन जाएगा और सूबाई असम्बली में भी PTI की जीत हो जाएगी। ऐन मुमकिन है कि जो मुतनाज़ा हल्के हैं उनका रिजल्ट आने के बाद ये सूरत हाल चेंज हो जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फौरी एक्शन की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फौरी एक्शन करेगी तो कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण बाकी रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुंह किसी और तरफ फेर लिया इस तरह से फिर मायूसी छा जाएगी। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट को अपने मुर्दा होने का ऐलान कर देना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।